नमस्कार, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार। हमारे इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सुपर टेट प्राइमरी एंड जूनियर, टीडीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, सिविक्स, क्लास 9, 10 सोशल साइंस और क्लास 11, 12 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों की तैयारी के लिए उपयोगी वीडियोस मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय के अंतर्गत एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। यूँ तो इतिहास को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये विचार रहता है कि इतिहास एक बोरिंग विषय है। इसके अलावा इतिहास विषय की व्यापकता अर्थात इसकी रेंज बहुत अधिक होने के कारण लोग इससे घबराते भी हैं। और एक कारण ये भी है कि चूँकि इतिहास में पूर्व में घटित हुई घटनाओं की तारीखें याद करना एक बहुत कठिन कार्य लगता है, इसलिए लोग इससे घबराते हैं। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ एक गलतफहमी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतिहास विषय तब बहुत कठिन हो जाता है जब उसे गलत तरह से पढ़ा जाए या रटने का प्रयास किया जाए। लेकिन यदि हम सही अप्रोच और इनोवेटिव तरीके से इतिहास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ें तो इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इस आसान विषय को हम पढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली ये कि ये वीडियो बहुत छोटा सा है और इसमें हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया है। दूसरा ये कि टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय हमने इसकी व्यापकता, इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर बहुत अधिक ध्यान दिया है ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, कोई भी गलत जानकारी आप तक ना पहुंचे। वीडियो के अंत में हमने प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हल किया है जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये आपके सामने इतिहास की परिभाषा है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ, अंग्रेजी में इसे हिस्ट्री कहते हैं। सामान्य रूप से आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपने इतिहास का वर्गीकरण इस प्रकार से सुना होगा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। लेकिन यहाँ पर जो हमने इतिहास का वर्गीकरण किया है वो कुछ अलग प्रकार से किया है। जब अतीत में कोई एक ऐसा समय रहा है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, बल्कि उस काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी खुदाई की गई, जिसमें से मिट्टी के बर्तन निकले, खिलौने निकले, बहुत सारे औजार, हथियार मिले। इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद करके प्राप्त करते हैं और ऐसी ऐतिहासिक जानकारी जो इन सामग्रियों के आधार पर इकट्ठी की जाती है, उस आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। वह समय जिसकी कोई भी लिखित जानकारी हमें नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। केवल पुरातत्व के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है पूर्व या प्राक-ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके हमारे पास लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा समय जिसमें केवल पुरातत्व सामग्री है, लिखित सामग्री है, लेकिन लिखित सामग्री को पढ़ा नहीं जा सका है, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है। और एक ऐसा समय जिसकी लिखित सामग्री उपलब्ध है, पुरातत्व सामग्री उपलब्ध है और उसके साहित्य को या लिखित सामग्री को पढ़ा जा सका है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 2 महत्वपूर्ण तथ्य संग्रहित किए हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो ये है, ये देखिए पहला पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी थी जिसके कारण इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ मैं आपको हेरोडोटस और हिस्टोरिका के बारे में 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपको ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक है, ये सिकंदर का समकालिक था और इसने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें संपूर्ण विश्व के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से उसने लिखा था। एक क्रमबद्ध तरीका अपनाया था और पूरे विश्व के इतिहास को लिखा था। इसमें उसने भारत का भी वर्णन किया है, इसमें उसने भारत और फारस के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया है और उसके इस लेखन की वजह से हेरोडोटस को हम इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं।
दूसरा तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनका नाम आपको याद कर लेना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। प्रागैतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल, आप जानते हैं वह समय है जिसका हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, उसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ये स्लाइड या ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर प्रदर्शित की गई है। इतिहास के समय का निर्धारण यानी ईसा पूर्व और ईसवी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि जो तारीखें प्रदर्शित की जाती हैं उनके आगे या तो ईसवी लिखा होता है या ईसा पूर्व लिखा होता है, और बच्चे या इतिहास के विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ईसवी का क्या अर्थ है और ईसा पूर्व का क्या अर्थ है। तो ईसवी और ईसा पूर्व के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये स्लाइड मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई, ये जानकारी आपके लिए एकत्र की है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर मैं आपके लिए देखिए ये एक टाइम स्केल है, इसको हम टाइम स्केल कहते हैं। इस टाइम स्केल पर बिल्कुल बीचों बीच 0 लिखा हुआ है। बिल्कुल बीचों बीच आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 0 लिखा गया है, ठीक है ना। 0 का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अंग्रेजी में इसे एनो डोमिनी भी कहते हैं। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। तो जो टाइम लाइन पर जो शुरुआत है वो हम 0 से करते हैं। जब इसी टाइम लाइन पर हम दाहिनी तरफ से 0 से राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम उसके आगे ईसवी या एडी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम इसी टाइम लाइन पर बाईं तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसे ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो यहाँ आपकी समझ में आ रहा होगा कि एडी क्या है और बीसी क्या है। अब हमारे सामने एक और समस्या खड़ी होती है कि जो पुरातत्व सामग्री हमें प्राप्त हुई है वो पुरातत्व सामग्री कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो इसका निर्धारण करने के लिए देखिए यहाँ एक नीचे सबसे आखिर में मैंने आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य संग्रहित किया है। इस पर आपको ध्यान अपना आकर्षित करना है, इसकी तरफ ध्यान देना है कि किसी भी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली C14 कार्बन का एक समस्थानिक है। कोई भी वस्तु जो जीवित होती है उसके अंदर कार्बन का यह समस्थानिक पाया जाता है, और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वह कार्बन 14 को ग्रहण करता है और उसका क्षय भी होता रहता है। लेकिन जो उस वस्तु की जो जीवित वस्तु है, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है या वस्तु समाप्त होती है तो C14 का अधिग्रहण यानी उसको प्राप्त करना बंद हो जाता है और उसकी क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इस प्रकार से उसकी C14 की मात्रा में अगर हम कमी को नाप लें जो उसकी मृत्यु के पश्चात आई है तो हम उसके काल का निर्धारण कर सकते हैं। तो C14 वो तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी प्राचीन वस्तु के काल का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप इस स्लाइड पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो ऊपर वाला चित्र है इस चित्र पर आपको एक टीले जैसी आकृति नज़र आ रही होगी। आपको लग रहा होगा इतिहास में इस टीले का क्या काम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। और जो दूसरा चित्र है उसमें आपको कुछ सामग्री दिखाई दे रही होगी, वो सामग्री भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या है। देखिए, टीला धरती की सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसमें पुरानी बस्तियों के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टीले से हमको पुरानी बस्तियों के अवशेष मिल जाएंगे। इस प्रकार के टीलों की खोज करना साधारण कार्य नहीं है। इतिहासकारों को उस पर्टिकुलर टीले की लोकेशन को देखना पड़ता है, जगह का निर्धारण करना पड़ता है, ऐसी संभावनाओं को तलाश करना पड़ता है कि इस टीले में कुछ मिलेगा भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीला हमें दिखाई पड़ जाए और हम उसकी खुदाई करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो जो इतिहासकार हैं वो उस भौगोलिक क्षेत्र
क्या पहले निरीक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद इस तरीके के टीले की खुदाई शुरू की जाती है। 2 प्रकार से होती है। एक खुदाई जिसे हम अनुलंब खुदाई कहते हैं। अनुलंब का मतलब होता है खड़ी खुदाई, यानी वर्टिकल। अगर हम इस टीले को वर्टिकली खोदें तो इसे हम अनुलंब खुदाई कहते हैं। अगर इसी टीले को हम दूसरे तरीके से भी खोद सकते हैं, इसे हम कहते हैं क्षैतिज खुदाई या हॉरिजॉन्टल खुदाई। इस टीले को 2 प्रकार से खोदा जा सकता है, ठीक है। जब हम अनुलंब खुदाई करते हैं तो होता यह है कि हमें अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग काल की संस्कृतियों की विशेषताएं या उसमें जो सामग्री है वो अलग अलग काल की संस्कृतियों की प्राप्त होती है। और जब हम क्षैतिज खुदाई करते हैं तो हमें किसी एक विशेष काल की संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो क्षैतिज जो खुदाई होती है वह अनुलंब खुदाई के कंपैरिजन में महंगी होती है, इसलिए सामान्य रूप से इतिहासकार अनुलंब खुदाई को प्रेफर करते हैं और अनुलंब खुदाई ही की जाती है। तो यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टीलों की खुदाई की क्रिया की जाती है। एग्ज़ाम में कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। यह मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए कि ये जब खुदाई होगी तो खुदाई के फलस्वरूप निश्चित रूप से अगर वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर पुरानी बस्तियों के अवशेष मिलने की संभावना है तो आपको अवशेष मिलेंगे। और वो अवशेष कुछ इस प्रकार के होंगे जैसा कि हमने दूसरे चित्र में यहाँ प्रदर्शित किया है। आपको एक पुरानी सी सीपी दिखाई दे रही है, एक पात्र दिखाई दे रहा है, कुछ प्रस्तर हैं और कुछ औजार जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो सामग्री होती है, इस सामग्री को हम पुरातात्विक सामग्री कहते हैं और यही पुरातात्विक सामग्री इस खुदाई में से निकल करके बाहर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब ये जो पुरातत्व सामग्री हमें प्राप्त हो गई, इस पुरातत्व सामग्री का हम एक वर्गीकरण कर लेते हैं ताकि हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएँ। तो ये जो सामग्री होती है इसको सही तरीके से अध्ययन करने के लिए सामान्य रूप से हम इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो वो पुरातात्विक सामग्री सामान्य रूप से हम अभिलेख और सिक्कों में विभाजित करते हैं। और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं यानी ऐसे कुछ हमको स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा गया है, कुछ लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, तो उनको हम धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत विभाजित कर लेते हैं। आगे जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रदर्शित करूंगा तब हम इन सब के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक जो कुछ मैंने अगर आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी पढ़ाया है, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी भविष्य में हम वीडियो डालते हैं वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी इसका कुछ लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ इस स्लाइड पर हमने आपके लिए फिर दोबारा से कुछ तथ्य एकत्र किए हैं। 2 तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी जान लेना ज़रूरी है। एक तथ्य है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो स्टार जैसी आकृति में आपको प्रदर्शित हो रहा है। तो ये जो पुरातत्व सामग्री है ना, इस पुरातत्व सामग्री जो हमने खुदाई से निकाली है, इसकी शुरुआत एक्चुअली अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में की थी, इसलिए हम इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता हम इनको कहते हैं। और ये जो पुरातत्व सामग्री होती है जब ये खुदाई से निकाली जाती है तो इसको कहीं ना कहीं संग्रहित करके रखना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इनको किसी स्थान पर रखा जाता है, उसे हम म्यूज़ियम या संग्रहालय कहते हैं। भारत में इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जबकि पूरे विश्व में लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूज़ियम विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उनमें ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, यहाँ इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो पुरातत्व सामग्री का वर्गीकरण हमने किया था उसमें आपको सबसे पहला प्रकार अभिलेखों का बताया था। जो अभिलेख होते हैं ये क्या होते हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि अभिलेख हैं क्या वास्तव में। अभिलेख जो है वो मोहरों, प्रस्तरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखे गए लेख हैं। अभिलेख अनेक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार यहाँ पर मैंने आपके सामने
प्रदर्शित किए हैं। जो पहला प्रकार है वो है राजाओं द्वारा जनता के लिए लिखवाए गए धार्मिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक राज्यादेश। ये राजाओं द्वारा लिखवाए गए हैं। किसके लिए लिखवाए गए हैं? जनता के लिए लिखवाए गए हैं। और इनका विषय क्या है? धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक राज्यादेश हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि अशोक द्वारा लिखाए गए तमाम शिलालेख, प्रस्तर लेख, स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो इसी कैटेगरी में या इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। नंबर 2, बौद्ध, जैन, वैष्णव एवं शैव संप्रदायों द्वारा लिखवाए गए अनुष्ठानिक अभिलेख। भारत चूंकि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का देश रहा है, प्राचीन समय से ही बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव संप्रदाय भारतीय समाज में रहे। तो इन संप्रदायों के जो प्रमुख लोग हैं, इन लोगों ने कुछ अनुष्ठानिक अभिलेख भी लिखवाए हैं। इनको हम धार्मिक अभिलेख भी कह सकते हैं। तो ये धार्मिक अभिलेख भी हमको इतिहास में जब हमने पुरातत्वों की खुदाई की है, जैसे पुरातत्व प्राप्त किए हैं खुदाई के परिणाम स्वरूप, उससे हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलियोडोरस का एक विदिशा या बेस नगर का एक लेख है, स्तंभ अभिलेख है, वो इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो राजाओं द्वारा अपनी विजयों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लिखवाई गई प्रशस्तियां हैं। यहाँ पर एक नया शब्द हम सुन पा रहे हैं, वो है प्रशस्ति। प्रशस्तियां भी एक प्रकार का अभिलेख ही होती हैं, लेकिन ये अभिलेख भी राजाओं द्वारा ही लिखवाया जाता है, लेकिन ये राजाओं के अधीनस्थों द्वारा लिखा जाता है। ये अभिलेख राजा अपनी विजय और अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा में लिखवाते थे, इसीलिए हम इनको प्रशस्ति कहते थे। कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी आए हैं कि अभिलेख और प्रशस्ति में क्या अंतर होता है। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि अभिलेख और प्रशस्ति में क्या अंतर होता है। तो जितनी भी प्रशस्तियाँ होती हैं वे सभी अभिलेख होते हैं, लेकिन सारे के सारे अभिलेख प्रशस्तियों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। ठीक है। अब चौथे प्रकार के जो अभिलेख हैं वो हैं व्यापारियों और शिल्पियों द्वारा लिखवाए गए दान धर्म से संबंधित अभिलेख। तो व्यापारियों और शिल्पियों द्वारा लिखवाए गए दान धर्म से संबंधित अभिलेख, ये एक चौथी कैटेगरी है जो अभिलेखों के प्रकार में आती है। आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हम कितना सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। वो प्रश्नावली भी हल करना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारे वीडियो का ये एक मुख्य आकर्षण है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपको ध्यान आ गया होगा, एक स्टार जैसी आकृति में मैंने आपको ये प्रदर्शित किया था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिकेटियस या अरस्तु। अगर आपका उत्तर हेरोडोटस है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 है, एनोडोमनी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एनोडोमनी मैंने आपको बताया था, एनोडोमनी यानी एडी, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, पहले यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ठीक इसका उत्तर है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 3, किसी पुरातात्विक स्रोत के काल का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो किसी भी पुरातात्विक स्रोत के काल का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं C16, C18, C14 और C12। मैंने आपको इसका विस्तार से इसके बारे में बताया था, आपको ध्यान भी आ गया होगा। इसका सही उत्तर है C14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 4 है, पुरातत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वों के अध्ययन के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्कियोलॉजी, पेलियोग्राफी, न्यूमेटिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ध्यान आ रहा होगा कि पुरातत्वों के अध्ययन को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टीलों की खुदाई कितने प्रकार से की जाती है? तो टीला मैंने आपको पूरा एक चित्र दिखाया था, आपको समझाया था कि किस तरीके से खुदाई की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अनुलंब, दूसरा क्षैतिज, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा केवल एक। जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा 3, 1 और 2 यानी अनुलंब और क्षैतिज दोनों प्रकार से टीलों की खुदाई की जाती है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूस फूट और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ हैं वो आपको जान लेनी चाहिए। वैसे तो इसका उत्तर पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये हम लोगों ने पीछे स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ 3-4 नाम दिए गए हैं, इन तीनों चारों नामों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दयाराम साहनी, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। जॉन मार्शल को भारतीय इतिहास में बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अध्यक्ष रहे। जब हड़प्पा की खुदाई की जा रही थी तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, तो जॉन मार्शल का नाम भी काफ़ी फेमस है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये नाम भी मैंने आपको भी पीछे बताया था, जहाँ पर एक तथ्य मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रागैतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। इनके बारे में आगे की क्लासेज में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़े संग्रहालय का क्या नाम है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, बहुत आसान है। ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हों पर उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, उसे क्या कहते हैं? ये सवाल एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है, चाहे हम इसे पीसीएस की परीक्षा कहें, चाहे हम टीजीटी सोशल साइंस कहें, पीजीटी हिस्ट्री कहें, ये सवाल ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे बच्चे जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शंस को अगर हम ध्यान में देखेंगे तो उत्तर हमारा 3 सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आज हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप अपने दोस्तों के लिए भी कुछ उपयोगी जानकारी उन तक पहुँचा पाएँ। तो आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक दूसरा वीडियो शेयर करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे या आगे 2-3 दिन बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।